एनसीईआरटी का आपका ये पहला चैप्टर है बच्चों, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ठीक है। हालांकि हिस्ट्री में आपको बच्चों केवल 3 एनसीईआरटी पढ़ना है, और वो भी 11th और 12th क्लास की, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी केवल आपको पढ़ना है, जिसमें आपकी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। एंशिएंट जो एनसीईआरटी होगी बच्चों, यानी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, उसे आपको किस राइटर की पढ़ना है ये थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। आर शर्मा की, रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी आती बच्चों, ओल्ड एनसीईआरटी, इसे आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है। और मिडावल में बच्चों, मिडावल हिस्ट्री में आपको क्या करना है, मिडावल हिस्ट्री में आपको सतीश चंद्रा की पढ़ना है, सतीश चंद्रा, ठीक है, सतीश चंद्रा मिडवल में। और मॉडर्न में आपको पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा। जो बच्चे मैं यहाँ पर आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ बच्चों, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको केवल 3 एनसीईआरटी पढ़ना है, बाकी हम पढ़ा देंगे आपको बच्चों, थोड़ा सा अतिरिक्त पढ़ा देंगे। जैसे आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है जिसका नाम है हमारे अतीत, हमारे अतीत, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी हम आपको कवर करने जा रहे हैं, तो आपको सारी एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको जीएस के लिए केवल 3 एनसीईआरटी आपको पढ़ने हैं हिस्ट्री में, वो भी 12th और 11th क्लास की बच्चों। एंशिएंट हिस्ट्री में आर एस शर्मा की, मिडिवल हिस्ट्री में सतीश चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा। अगर ये 3 एनसीईआरटी आप कवर करते हैं दैट इज एनफ, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री में बच्चों पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। हाँ, इतिहास में ये तीनों एनसीईआरटी आपको बेहतर तरीके से कवर करूंगा। बाकी क्लास 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी है बच्चों, उसको थोड़ा सा स्पीड में, ठीक, आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। यानी कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जब हम पहुंचेंगे 11th और 12th की एनसीईआरटी पर, तो इसको बेहतर तरीके से डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्री मेंस के यहाँ से कवर हो जाएंगे इतिहास से रिलेटेड, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक आपका पहला चैप्टर है, और इसका जो चैप्टर का नाम है क्या, कब और कहां, कैसे, ठीक है। देखिए बच्चों, इन सारे प्रश्नों का जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये सारे शब्द जो है कैसे हैं, प्रश्नवाचक हैं। और इन सारे प्रश्नों का आंसर आपको कहां मिलेगा, इतिहास में। सारे प्रश्नों का आंसर कहां मिलता है, इतिहास में। इतिहास ही बताता है कि क्या हुआ, ठीक है, और इतिहास ही बताता है कि कब हुआ, क्योंकि इतिहास में घटनाओं का तिथिवार क्रमबद्ध विवरण होता बच्चों। यानी जो घटनाएं हमारे पास्ट में घटित हो चुकी हैं, वो एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू डेट जो है मेंशन की जाती हैं, कि बाबर कब आया था, अकबर कब आया था, क्या ड्यूरेशन था। वो एक फिल्म की तरह, कहानी की तरह नहीं दिखाया जाता, वहां पर डेट का मेंशन होता है। यानी हर घटना कब घटित हुई, ये जानकारी आपको इतिहास से मिलती है। कहां घटित हुई, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध कहां हुआ, पानीपत में हुआ, यानी वो घटना का स्थान भी इतिहास से ही पता चलता है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जानकारी भी इतिहास से ही पता चलता है। यानी एक मानव जीवन में जितने भी प्रश्नवाचक शब्द या चिन्ह होते हैं, या आपके जीवन में जितने प्रश्न उठते हैं, उन सारे प्रश्नों का समाधान अगर कोई विषय आपको देता है, तो वो विषय बच्चों कौन सा है, इतिहास है, ठीक है। वो विषय कौन सा है, इतिहास है। और इसीलिए अन्य विषयों की जननी इतिहास को माना गया बच्चों। सारे विषय, चाहे वो आपका सोशल साइंस हो, चाहे आपका बच्चों इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका जो है अन्य कोई भी विषय है, वो सारा विषय आपके सोशल के यहीं से जनरेट होते हैं बच्चों, यहीं से उत्पन्न हुए हैं, ठीक। तो इतिहास का महत्व जो है वो बहुत अधिक होता है। तो हमने टाइटल के संदर्भ में आपको इतिहास के इंपॉर्टेंस को बता दिया कि इस टाइटल का क्या मतलब है, ये टाइटल किस विषय को इंगित कर रहा है। इस टाइटल से ही पता चल रहा है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आप इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइटल से पता चल रहा है। ये सारे टाइटल आपको प्रश्न सूचक हैं, और ये सारे प्रश्नों का समाधान किस विषय में आपको मिलता है, इतिहास में मिलता है, ठीक है। आइए, रशीदा का सवाल देखिए, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। रशीदा का सवाल, कहते हैं कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्जी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, ठीक है। यहां पर बच्चों जो कह रहे हैं कि रशीदा जो है
बैठी एक अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह जो है एक वस्तु है सुर्जी उस पर पड़ी जो 100 साल पहले, ठीक है, ये सुर्जी नहीं बच्चों, एक सुर्खी है, ये सॉरी माफ करिएगा, ये क्या है, ये एक सुर्खी है। पेपर वो जिसमें पढ़ रही थी उसमें, उस पेपर में एक अखबार में एक सुर्खी, सुर्खी माने होता बच्चों एक जो महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक चीजें हो उसे सुर्खी कहा जाता है। एक सुर्खी पर पड़ी और उस सुर्खी का टाइटल क्या था, उस सुर्खी का टाइटल था बच्चों 100 साल पहले। ठीक, सुर्खी का टाइटल क्या है, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब देखिए इससे क्या सीख रहे हैं आप, इससे आप सीखने की कोशिश करिए कि ये लाइन जो है एनसीईआरटी की क्यों लिखी गई, यानी चैप्टर की शुरुआत तो यहां से होती है, लेकिन इस लाइन को अलग से एनसीईआरटी के चैप्टर के स्टार्टिंग में क्यों रखा गया बच्चों। ये कई चीजों को आपको सीखने का अवसर देती है। जैसे आप जब निबंध लिखते हो, ऐसे माफ करिएगा बच्चों, जब आप ऐसे लिखते हो निबंध, जब आप मेंस लिखते हो तो मेंस में ऐसे लिखा जाता है निबंध, और निबंध में सबसे जो महत्वपूर्ण पोर्शन होता है वो होता है प्रस्तावना का, वो होता है बच्चों प्रस्तावना का। ठीक, क्योंकि प्रस्तावना ही आपको एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करता है, यानी आपका फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने कैसा होगा ये डिसाइड करता है क्या, प्रस्तावना। ठीक है, अगर ऐसे आपने लिखा है, ऐसे का आंसर आपने किया है, तो निबंध ही एक ऐसा, सॉरी प्रस्तावना पहला ऐसा खंड होता है आपके निबंध का जो आपको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेगा या खराब तरीके से, वो यही डिसाइड करता है। अगर आपकी प्रस्तावना बेहतर है तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या हो जाएगा, एग्जामिनर की नजरों में बेहतर हो जाएगा और आप बेहतर नंबर ले पाएंगे। इसलिए हर विद्यार्थी जब मेंस में निबंध लिखता है तो वो कोशिश करता है कि वो कुछ आश्चर्यजनक चीजों से शुरुआत करे ताकि वो एग्जामिनर को बांध पाए, एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर पाए। तो कुछ लोग कविताओं के माध्यम से शुरू करते हैं, कुछ लोग स्लोगन के माध्यम से शुरू करते हैं बच्चों, कुछ लोग शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से शुरू करते हैं, कुछ लोग शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से शुरू करते हैं और उसी शॉर्ट स्टोरी को पूरी तरह से अपने एसे के टॉपिक से कोरिलेट करके पूरे एसे को लिख डालते हैं बच्चों। और एग्जामिनर जो है उस कहानी से जब शुरू करता है तो उस कहानी के विषय में जानने का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है उसको, और वो पूरे एसे को बहुत ही गंभीरता से पढ़ता है और ऐसे में वो उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा नंबर देकर जाता है। ठीक, तो यहां पर आपने अगर देखा कि भाई आप इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस मात्र 2 लाइन की कहानी में आपको बांध दिया या मुझे अट्रैक्ट कर दिया कि ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, इस 2 लाइन से ही ये पता चल गया कि आप इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। आप जो इस 2 लाइन्स ने ये बता दिया कि नीचे जो भी बातें लिखी गई हैं वो रिलेटेड हैं किससे, हिस्ट्री से, वो रिलेटेड है किससे, इतिहास से। इन 2 लाइनों ने उस सारी बातों को कह दिया। अब देखिए रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही है, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जो क्या थी, सुर्खी थी बच्चों, कोटेशन था उस सुर्खी का, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो बच्चों कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ, तो कोई अगर इतने वर्षों पहले क्या हुआ है उसे जानना है तो उसे क्या पढ़ना होगा, इतिहास पढ़ना होगा। क्योंकि इतिहास का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है बच्चों, वो हमारी बीती हुई घटनाओं से होता है। तो 100 साल पहले, पहले माने पास्ट, यानी बीती हुई घटनाओं के बारे में ये बातें करने जा रहा है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। अब इसी तरीके से मैंने बार बार आपको बताया बच्चों, ये चीजें सीखने की कोशिश करिए, ये चीजें सीखने की कोशिश करिए, ये आपको ऐसे में काम देगा। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? एक बार यार लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहिए। कम से कम 150 की संख्या होनी चाहिए। चंचल रिचारिया, भारती, मानू, सभी को बच्चों हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। एक बार यार दम आप लोग अच्छे से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सभी लोग फटाफट। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सुशील खान जी, हाँ मेंस के क्वेश्चन भी कराऊंगा बच्चों, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। देखिए अगर हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया है तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, और वो सपोर्ट आपकी संख्या का है। जितनी ज़्यादा संख्या आपकी होगी उतना ज़्यादा मेहनत मैं करूंगा, ठीक है। चंचल कुमार जी, आलोक जी, तो अब इसको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही ऑनेस्टली आपको धीरे धीरे चीज़ों को क्या करना, समझना है, ठीक है।
आइए देखिए, तो इस स्लोगन से, इस कहानी से आपको यह पता चल गया कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। आइए, तो कैसे पता लगाएं, तो कैसे पता लगाएं, ये कहां पता चलता है, इतिहास में पता चलता है। ये देखिए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। बड़ी अच्छी बात कहा बच्चों। देखिए, इतिहास के महत्व को कैसे बता रहा है, कह रहा है कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। भाई, रेडियो पे जो न्यूज आता है वो लेटेस्ट घटनाओं के बारे में बताता है बच्चों। कल कौन कौन से इंसिडेंट हुए उसके बारे में हमें रेडियो से जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये अखबार से जान सकते हैं बच्चों, ठीक। और अगर उससे भी थोड़ा और पीछे की जानकारी आपको लेना है, साल 2 साल पीछे की जानकारी आपको लेना है, तो उसके लिए आप बच्चों कुछ और चीजें ले सकते हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो उस समय, घटना के समय उपस्थित रहा हो, वो अपनी स्मृति से उस घटना के बारे में आपको बता देगा। जैसे मान लीजिए, अगर हमें अपने पिता के ड्यूरेशन की बातों को जानना है तो हम अपने दादा और पिता के पास बैठकर उनके समय घटित घटनाओं के बारे में जान सकते हैं, और वो अपनी स्मृति के माध्यम से, अपनी याददाश्त के माध्यम से वो हमको चीजों को क्या करेंगे, बता देंगे। और स्मृतियों के आधार पर ही, जब साहित्य का निर्माण हिंदुस्तान में बच्चों नहीं हुआ था, जब लिपि का विकास नहीं था, यानी साहित्य, लिटरेचर का डेवलपमेंट नहीं था, तो आपकी जानकारी का यही एक स्रोत था, और वो स्रोत है स्मृति, ठीक है। वो स्रोत क्या थे, स्मृति। यानी एक पीढ़ी जिन चीजों को सीखती थी वो अपने आने वाली जनरेशन को सिखाती थी, ठीक है, और वो चीजें मेमोराइज रहती थी, तभी तो वो सिखाती थी बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 बातें कहा गया। यानी अगर हमें कल की घटना के बारे में जानना है तो हम न्यूज को, अखबार को, रेडियो को यूज कर सकते हैं। और भी हमें 20-25 साल, 50 साल पीछे की घटनाओं को जानना है तो हम अपने पूर्वजों को या अपने समकक्ष लोगों से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन बच्चों आगे क्या कहता है कि अतीत के बारे में हम, लेकिन आगे कह रहा है कि लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यानी 200 साल, 500 साल या 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, ये तो हमारे पूर्वज हमको नहीं बताएंगे बच्चों। ये कौन बताएगा, ये बताएगा इतिहास। तो यहां पर आपको इस लाइन से ये समझ में आया कि इतिहास क्या है। यानी अभी तक जो आपने 4-5 लाइनें पढ़ा, उस लाइन से आपको ये क्लियर किया गया कि वास्तव में जिस इतिहास को आप पढ़ने जा रहे हो, उस इतिहास में बीती हुई घटनाओं की हमें जानकारी प्राप्त होती है। वो घटनाएं प्राचीनतम से प्राचीनतम हो सकती हैं, ठीक। यानी ओल्डेस्ट घटनाओं की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, इतिहास से प्राप्त होती है, ठीक है। यानी ऊपर का पैराग्राफ इतिहास के बारे में आपको बताता है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। यानी इसमें आपको बताया जाएगा सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। अगले पैराग्राफ में आपको यह बताया जा रहा है कि इतिहास का विषय क्या है, और ऊपर के पैराग्राफ में यह बताया गया कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, यानी किन चीजों की जानकारी इतिहास से मिलती है। अब यहां बता रहा है कि क्या क्या जानकारी मिलती है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, यानी आप क्या उनका खान पान जान सकते हैं बच्चों, उनके पहनावे को जान सकते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार के घरों में रहते हैं, ठीक। घरों का निर्माण ये कला से संबंधित हो जाएगा। हम आखेटक थे, शिकारी थे, पशुपालक थे, कृषक थे, शासक थे, व्यापारी थे, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में अगर हमें जानकारियां हासिल करनी है तो हम इतिहास से जानकारी हासिल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इतिहास से किसी भी काल, किसी भी ड्यूरेशन, किसी भी टाइम पीरियड के मानव के बारे में, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो कलाकार हो, उसके बारे में आप जान सकते हैं कि वो उसका रहन सहन कैसा था, उसका खान पान कैसा था, उसके भवन निर्माण की शैली कैसी थी, विज्ञान और तकनीक का विकास कैसा था, राजनीतिक संरचना कैसी थी, आर्थिक संरचना कैसी थी। ये सारी बातें हम किससे जान सकते हैं, हम इतिहास से जान सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन सा खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन कौन से नाटक खेला करते थे, कौन कौन से गीत गाया करते थे। बात समझेंगे नहीं, यानी कहने का मतलब है कि हम वो चीजें भी जान सकते हैं, ठीक है, जो उस मानव जीवन की मनोरंजन का अंग हुआ करती थी, ठीक है, जो बच्चों मनोरंजन का अंग थी, जो अमूर्त चीजें थी। अमूर्त मतलब जो दिखाई न दे, जैसे गीत, जैसे संगीत, जैसे नाटक, ये अमूर्त रिसोर्स होते हैं, अमूर्त चीजें होती हैं। जैसे भवन है बच्चों, मूर्त है,
एक बार हमारे पूर्वजों ने भवन बना दिया, वो कई पीढ़ी तक बचा रहेगा, उसको देखकर आप जान सकते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज कौन सा गाना गाते थे, इसे आप देखकर नहीं जान सकते, वो अमूर्त चीजों में आता है। ठीक है, तो हम इतिहास के माध्यम से मूर्त और अमूर्त दोनों घटनाओं के बारे में या दोनों सब्जेक्ट को जान सकते हैं। ठीक है, यानी यहां पर यह बताया गया कि इतिहास के माध्यम से हम अपने बीते हुए कल की मूर्त और अमूर्त सभी घटनाओं को जान सकते हैं। तो मूर्त और अमूर्त बच्चों आप समझ रहे हैं नहीं मेरी बात? मूर्त और अमूर्त बच्चों मेरी बात आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई बच्चा ऐसा है जो मूर्त और अमूर्त में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है? इस क्लास का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा पाऊं और सिखा पाऊं। कोई बच्चा कोई अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, लेकिन आप लोग आपस में अगर बातें करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा बच्चों। मनीषा पांडे, राधिका, देवशिखा, सौम्या मिश्रा, साक्षी, सबको क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार लाइक एंड शेयर करते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लोग कहाँ रहते थे? ठीक है, लोग कहाँ रहते थे इस बारे में जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि मानव के आवास जो है वो समय समय पर क्या रहे, बदलते रहे। ठीक भाई, पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था, आने वाले इंडस वैली का मानव कहाँ रहने लगा, वैदिक काल का मानव कहाँ रहने लगा, ये जानकारियां हमको कहाँ से मिलती हैं? इतिहास से मिलती हैं। ठीक है, मानचित्र वन जो अभी आगे दिखेगा बच्चों, मानचित्र, ये है आपका मानचित्र वन। इस मानचित्र को आप देख लीजिए, इंडिया का मैप है। ठीक, काबुल नदी घाटी, सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणी है, हिमालय की ही रेंज है बच्चों। ये सिंधु नदी है, ये झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक, ये सारा मैप आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए कह रहा कि मैप वन में नर्मदा नदी का पता लगाओ। क्यों पता लगाओ बच्चों नर्मदा नदी के बारे में, क्यों कह रहा है? कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहां रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक माने बच्चों जो स्टोर करते हैं, जो चीजों को प्रोड्यूस नहीं करते, उत्पादन नहीं करते। संग्राहक माने चीजों को लाकर क्या करना, रखना। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखीट या शिकार भी करते थे। तो ये क्या कहना चाह रहा है? इस लाइन का मतलब ये है, ये लाइन ये बता रही है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, क्योंकि नर्मदा नदी में हथनौरा एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट से बच्चों, हथनौरा जहां पर अरुण शोनकिया ने बच्चों, जहां पर अरुण शोनकिया ने भारत में सबसे प्राचीनतम मानव अवशेष खोजे। यानी भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे प्राचीन मानव अवशेष या जीवाश्म कहां मिला है, तो आप कहोगे हथनौरा। और ये हथनौरा बच्चों कहां है? नर्मदा घाटी में है, जहां पर अरुण शोनकिया ने सबसे प्राचीनतम मानव अवशेष हिंदुस्तान में खोजे। बात समझ रहे हमारी? तो इसका मतलब है कि इसी मानव के बारे में वो ये लाइन बता रही है कि आप नर्मदा नदी के तट पर जाइए और यहां पर सबसे पहले मानव जो पाया गया वो कैसा है, वो कुशल संग्राहक है। और वैसे यहां पर जो मानव अवशेष मिले हैं, जो जीवाश्म मिले हैं, वो कौन सी मानव प्रजाति है? वो मानव प्रजाति है बच्चों होमो इरेक्टस। कौन सी मानव प्रजाति है? होमो इरेक्टस मानव प्रजाति है। वो होमो इरेक्टस मानव प्रजाति है जो कच्चे मांस के साथ साथ बच्चों कंदमूलों का उपयोग भी करता था। कंदमूल जो पेड़ों में आपके दिखते हैं, जड़ों में, इन सारी चीजों का उपयोग भी करता था। यानी वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों था। ठीक है, तो वही बात ये यहां पर इस लाइन में कह रहा है कि भारत में प्राचीनतम मानव के बारे में अगर जानना है तो आप नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक स्थल पर जा सकते हैं, जहां से प्राचीनतम मानव के अवशेष पाए गए हैं। और वो मानव कैसा था बच्चों? वो मानव जंगली था, जो कंदमूलों का उपयोग करता था और संग्राहक था। अभी वो उत्पादक नहीं था, अभी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं था बच्चों। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़ी अच्छी बात कह रहा है। अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथक पहाड़ियों का पता लगाइए।
ये पहाड़ियां, ये देखिए, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, ये सुलेमान पहाड़ी है, ये किरथर पहाड़ी। क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है बच्चों क्योंकि यहीं पर आपका पोतवार का पठार है। पोतवार पठार, पोतवार पठार में सबसे प्राचीनतम मानव का प्रमाण मिला है। यहां से जो मानव का प्रमाण मिला है यहां पर 2 मानव के जीवाश्म पाए गए बच्चों, 2 मानव के जीवाश्म पाए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है बच्चों, यहां पर जो मानव का जीवाश्म मिला है वो भारत के मानव से प्राचीन है। यानी पोतवार के पठार में जो मानव जीवाश्म मिला है, मानव जीवाश्म मिला बच्चों, इसमें एक महिला का जीवाश्म भी है, महिला और पुरुष दोनों हैं। यहां जो मानव का जीवाश्म मिला है, ध्यान दीजिएगा, वो नर्मदा नदी में पाए गए, नर्मदा घाटी में हथनौरा में पाए गए मानव जीवाश्म से प्राचीन है। बात समझिएगा बच्चों, यहां पर जो मानव जीवाश्म मिला वो ज्यादा प्राचीन है सापेक्षता में किसके? हथनौरा में पाए गए मानव जीवाश्म से। इससे यह पता लगता है कि मानव सबसे पहले हिंदुस्तान में इस स्थान पर आया। यानी पहले ये हिंदुस्तान का अंग था, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान का अंग है। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि भारत में सबसे प्राचीनतम मानव के प्रमाण कहां मिले, तो आप कहोगे हथनौरा, क्योंकि ये पोतवार का पठार भारत का अंग वर्तमान में नहीं है। बात समझिएगा। लेकिन हमें अगर ये पता करना हो कि भारत में मानव का प्रवेश किस तरफ से हुआ है, तो भारत में मानव का प्रवेश यहां से हुआ है बच्चों। क्यों? इसलिए क्योंकि पोतवार के पठार में जो मानव का जीवाश्म मिला है वो ज्यादा प्राचीन है सापेक्षता में किसके? हथनौरा में। इसका मतलब कि मनुष्य पहले यहां आया, फिर इसके बाद इस तरफ आया है। ठीक है। और यहां पर जो मानव का जीवाश्म मिला वो इससे भी ज्यादा क्या है? प्राचीन है। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे नवपाषाण काल में बहुत सारे इतिहासकार कंफ्यूज हैं। जैसे व्हीलर साहब कहते हैं कि दक्षिण भारत में मानव जो है दक्षिण पूर्व एशिया से आया, यानी इन क्षेत्रों से आया, दक्षिण पूर्व एशिया यहां से आया। ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि उत्तर भारत में मानव जो है कहां से आया? चीन से आया। तो ये बातें तो बाद में होंगी जब हम डिटेल से पढ़ेंगे मेंस में। ठीक है। आइए देखिए, तो यहां पर यही बातें कह रहा बच्चों। अब आप कह रहा है किरथर पहाड़ियों की तरफ जाइए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं जौ फसलों का उत्पादन आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी गाय भैंस पाले, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाइए। यानी क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की तरफ जाइए, वहां पर एक स्थल आपको मिलेगा जिसका नाम है मेहरगढ़। ठीक है। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है, मेहरगढ़ बच्चों एक ऐसा स्थल है, मेहरगढ़ से ही ये मेहरगढ़ बच्चों आपका 9000 बीसी से, सॉरी माफ करिएगा, ये लगभग बच्चों आपका यहां से 9000 बीसी से 7000 बीसी प्राचीन है। ठीक। तो 7000 वाले लेयर पर जब आप आएंगे तो यहीं से आपको कृषि का प्रमाण मिलता है। ठीक। कृषि के साथ साथ यहां पर पशुपालन का प्रमाण आपको मिलेगा, पशुपालन का प्रमाण मिलेगा। यानी आप इसे क्या कहोगे? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि भारत में सबसे पहली बार नवपाषाण काल में दिखाई देता है। ये मेहरगढ़ किस काल का पूरा स्थल है? ये मेहरगढ़ बच्चों नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। किस काल का है? ये नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। ठीक। यानी इस स्थल से हमें पशुपालन और कृषि का जानकारी मिला, साथ साथ हमें मृद भांडों के निर्माण की जानकारी भी मिला, साथ साथ हमें बच्चों धातु गलाने की जानकारी हमें मिलती है, धातु गलाने की जानकारी हमको मिलती है। साथ साथ बच्चों हमें यहाँ पर हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हमें गोदाम की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर यानी हम अब क्या हो गए? हम अनाजों के उत्पादक बन गए। यानी अब हम सिर्फ आखेटक या संग्राहक नहीं हैं, अब हम सिर्फ आखेटक या संग्राहक नहीं बच्चों, अब हम क्या हो गए? अब हम उत्पादक हो गए। और ये होना बहुत बड़ा परिवर्तन है बच्चों। हम संग्राहक या आखेटक से क्या बन गए? प्रोड्यूसर बन गए, उत्पादक बन गए। और जब तक आप उत्पादक नहीं बनोगे आप किसी भी सभ्यता के विकास में योगदान आप नहीं दे सकते। अब आप सीक्वेंस से देखिए, जरा क्रम से आइए, क्रम से आइए बच्चों, जरा क्रम से देखिए, क्रम से आइए। यहां पर उसने क्या कहा था? गौर करिए। यहां पर जब उसने नर्मदा घाटी के बारे में कहा तो नर्मदा घाटी के बारे में सिर्फ आपको यह जानने को मिला कि मनुष्य कैसा है, एक संग्राहक है, आखेटक है। ठीक।
जब उसने कहा कि नहीं अब आप जाइए सुलेमान पहाड़ी की तरफ, किरथर पहाड़ी की तरफ, तो वहां ये बताना चाह रहा है कि मनुष्य जो है किस तरह से कल्चर को डेवलप किया, कैसे उसने संस्कृति और सभ्यता को जन्म दिया, ठीक, कैसे वो एक संग्राहक से प्रोड्यूसर बना, ठीक। तो यहां पर ये चीजें आपको सीखने को मिली। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ और जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, ठीक। यानी आगे ये कह रहा है कि यहां देखिए भाई मेहरगढ़ में जो डेवलप हुआ वो हमने आपको बता दिया। फिर ये आगे कह रहा है कि अब आप उत्तर पूर्व या गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में पड़ती है वहां चले जाइए, या मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों में चले जाइए, ठीक है। तो मध्य भारत की विंध्य की पहाड़ियां भी बच्चों आपके पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक और मध्य पाषाणिक तीनों संस्कृतियों का प्रमाण देते हैं। आपकी बेलन घाटी, सोन घाटी, ये ऐसी नदी घाटियां हैं जहां से हमें तीनों संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है बच्चों। आपका चौपानी मांडो हो गया, आपका कोल्डिहवा हो गया, कोल्डिहवा जो आपके इलाहाबाद में है वो धान के उत्पादन का प्रमाण देता है बच्चों। चौपानी मांडो विश्व का प्राचीनतम मृदभांड निर्माण का प्रमाण देता है। यानी ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में वो जानने को कह रहा है। तो उसका ये उद्देश्य है बताने का कि अभी जो मानव का डेवलपमेंट है वो ज्यादातर नदी घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यहां पर मानव विकास का जो संबंध है वो भूगोल से बहुत ही अंतरतम जो है क्या है, माने भूगोल और इतिहास का बड़ा ही अनिवार्य संबंध दिखाई दे रहा है। यानी इसको जो माने जितने भी क्षेत्र इसने कहा वो सारे के सारे क्षेत्र कैसे हैं, वो सारे के सारे क्षेत्र पहाड़ी नुमा क्षेत्र हैं बच्चों। वो सारे क्षेत्र कैसे हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं। यानी यहां पर आपने देखा कि एक इतिहास को कैसे भूगोल जो है अफेक्ट कर रहा बच्चों, भूगोल कैसे प्रभावित कर रहा। यानी मानो जिस सभ्यता और संस्कृति को जन्म दे रहा है उसके मानो उसके स्वभाव में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके रहन सहन में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके भोजन की प्रवृत्ति में जो परिवर्तन हो रहा है, उसको कहीं न कहीं भूगोल क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। उसको भूगोल क्या कर रहा है बच्चों, प्रभावित कर रहा है, ठीक। तो यहां पर इस चीज को आप समझ सकते हैं। आगे बढ़े, अब देखिए मैप देख लिया आपने, आगे बढ़ो। मानचित्र 1 में दक्षिण एशिया, यानी दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। दक्षिण एशिया में भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यानी आपके सार्क कंट्रीज, अफगान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया जाता है। जब हम बात दक्षिण एशिया की करते हैं तो उस दक्षिण एशिया में ये सारे देश शामिल होते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, भाई सही में छोटा है बच्चों, भाई एशिया महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप से बेहद छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्री पहाड़ियों और पर्वतों के बटे होने के कारण हम इसे महाद्वीप भी कहते हैं। जैसे जिन देशों का हमने नाम लिया बच्चों, ये समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बच्चों, यानी बटे हुए भी हैं, जुड़े हुए भी हैं, तो हम इनको उपमहाद्वीप भी कहते हैं। जो हमारे दक्षिण एशिया के देश हैं इनको मिला के हम उपमहाद्वीप भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमें सारी चीजें मिल जाती हैं, समुद्र भी मिलते हैं, पहाड़ियां भी मिलते हैं, पर्वत भी मिलते हैं, सब कुछ इसमें दिखाई देता है बच्चों। और इन सारी चीजों के माध्यम से हम एक दूसरे से क्या है, अलग है। अब यहां पर वो कहना क्या चाह रहा है, मेन चीज हमें यहां देखना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, कि भाई दक्षिण एशिया की चर्चा वो क्यों कर रहा है, ठीक है। दक्षिण एशिया की चर्चा वो क्यों कर रहा है बच्चों, उसे समझिए। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं बच्चों। हाँ, डेली मेरी क्लास होती है 8 बजे बच्चों, 8 बजे मेरी डेली क्लास होती है। यशस, मानस त्रिपाठी जी, अभिजीत, चलिए हाँ यहाँ पर आप देखिए। अब देखिए कह रहा मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास होता है बच्चों। आप चाहे मिस्र की सभ्यता को देख लीजिए, नील नदी के किनारे, ठीक। आप मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखिए, दजला फरात के किनारे। आप भारत में सिंधु सभ्यता को देख लीजिए, सिंधु नदी के किनारे। वैदिक सभ्यता को देखिए तो वो भी आपके नदियों के किनारे विकसित हुई। इसलिए क्योंकि जल ही जीवन है बच्चों, जल के किनारे ही जीवन का विकास होता है। तो यहां पर कह रहा है कि मानचित्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। जैसे इंडस वैली अर्बन सिविलाइजेशन है, वो जो सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुआ था बच्चों। तो वही कह रहा है कि नदियों का पता लगाइए, देखिए नगरों के विकास और नदियों में क्या संबंध होता है। यहां पर वो क्या बताना चाह रहा है कि नगरों के विकास और नदियों में क्या रिलेशन होता है, उसको समझिए। नगरों
नगरों के विकास एवं नदियों में क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि अगर आपसे पूछ ले मेंस में कि नदियों के विकास नगरों और नगरों के विकास में नदियों की भूमिका को क्या करिए, स्पष्ट करिए। ठीक, यहां पर आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, भूगोल और इतिहास का अनिवार्य संबंध भी दिख रहा है कि आप ये भी क्वेश्चन यहां बन सकता है कि किस तरह से भूगोल इतिहास को प्रभावित करता है या इतिहास और भूगोल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। बच्चों आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि नदियों के किनारे ही नगरों का विकास क्यों होता है। तो आप थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूं, चूंकि एनसीईआरटी है, यहां बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर मेरा प्रश्न है कि भाई नदियों के किनारे ही नगरों का विकास क्यों होता है, उसका क्या लॉजिक, क्या रीजन होता है। तो आप देखिए बच्चों, नगर किसे कहते हैं भाई, नगर उसे कहा जाता है जिसकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या हो, व्यापार वाणिज्य, यानी 70% इकोनॉमी का जरिया, इकोनॉमी का बेस क्या होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए बच्चों, व्यापार वाणिज्य होना चाहिए, और मैक्सिमम डेंसिटी होनी चाहिए पॉपुलेशन की, उसे हम क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। अब देखिए, तो नदियां जो है वो आपके ट्रेड को कैसे सपोर्ट करते हैं। नदी जो होती है बच्चों वो आपके परिवहन का क्या होती है, एक साधन होती है। ठीक है, जल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन थी। तो बिना नदी के व्यापार संभव नहीं है बच्चों, वो चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, तो बिना नदियों के व्यापार संभव नहीं था। सबसे बड़ा पॉइंट, व्यापार किन चीजों का होता है, वस्तुओं का। वस्तुओं में उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यापार किसका था बच्चों, अनाज का, यानी मनुष्य के प्रारंभिक जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी वो क्या थी, अनाज थी बच्चों, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई वस्तुएं। बात समझेंगे नहीं। दूसरा आप देखेंगे वस्त्र थे बच्चों, वस्त्रों का निर्माण किससे होता था, कपास से। कपास का प्रमाण सबसे पहले कहां मिला, आपके मेहरगढ़ में मिला। कपास से ही वस्त्रों का निर्माण होना है, और कपास आपके कृषि का अंग है बच्चों, कपास आपके कृषि का अंग है। तो कृषि वहीं पर होगी जहां नमी होगी, और नमी वही होगी जहां नदी होगी। ठीक, क्योंकि उस समय सिंचाई के साधन तो थे नहीं, तो नमी युक्त क्षेत्र की जरूरत होती थी जिससे आपका एग्रीकल्चर संपन्न हो सके। तो हर मामले में बच्चों, सभी मामलों में नदी जो है वो कहीं न कहीं नगरों के विकास का एक बड़ा साधन बनती थी। इसलिए क्योंकि अगर वो जल परिवहन के लिए सुविधा युक्त बन सकती है, अनाज उत्पादन के लिए बन सकती है, कपास के लिए, वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपके बच्चों पेयजल का साधन भी नदी ही थी। उस समय पंपिंग सेट का विकास नहीं था, यानी मानव का जीवन अगर आगे जाना है, या मनुष्य का जो जीवन है वो भी कहीं न कहीं नदियों के पानी पर ही निर्भर था। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं आप कि नदियों का विकास जो है सभ्यताओं के डेवलपमेंट, नदियों का जो रोल है, यानी जो रिवर रोल है बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सभ्यता के विकास में। ठीक है, अब देखिए ये बात क्लियर हुई बच्चों, नहीं क्लियर हुई। यहां पर आगे कह रहा है कि समुद्र तटवर्ती इलाकों में या कुछ नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व दिखता है। तो कुछ नगरों का विकास यानी किन नगरों की बात कर रहा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो बच्चों, ये आपके चन्हुदड़ो नदियों के किनारे ही तो है। लोथल भाई आगे कह रहा है ना कि समुद्र के तटवर्ती इलाकों में भी नगरों का विकास हुआ। तो समुद्र के तटवर्ती इलाकों में कैसा नगर बनेगा, व्यापारिक नगर बनेगा, गोदीबाड़ा नगर बनेगा, बंदरगाह नगर बनेंगे। आज भी गुजरात में आप देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, तो भारत का सबसे मैक्सिमम पोर्ट वहां पाए जाते हैं, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र हैं वो बंदरगाहों का निर्माण किया जाएगा। ऐसे ही बच्चों जानते हैं भाई, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो आपके व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, महत्वपूर्ण हो, तो वहां पर नगर का विकास होना ही होना बच्चों। बात समझे नहीं। आप गौर अगर फरमाइए तो वर्तमान हिंदुस्तान के नक्शे को अगर आप देखिए, तो जो क्षेत्र बच्चों पूरी तरह से समुद्र से लगे हुए प्रदेश हैं, चाहे वो गोवा को ले लीजिए, चाहे गुजरात को लीजिए, महाराष्ट्र को लीजिए, केरल को लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु को लीजिए बच्चों, जहां जहां भी बंदरगाह हैं वो सब के सब बच्चों नगर हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भूगोल उठा के, तो वही चीज यहां पर बताने की बात कर रहा है। कहते हैं ना कि यहां भी वो वही कह रहा है कि यानी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो समुद्र के किनारे हो, नदियों के किनारे हो, वो नगरों के विकास में बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो उसका कारण हमने आपको बताया, और एग्जाम्पल के रूप में वो आगे कह रहा है कि 2500 ईसा पूर्व ऐसा नगर विकसित हो चुका था। समुद्र के किनारे कौन था, लोथल,
और नदियों के किनारे आपको देखना हो तो घग्गर देख सकते, सॉरी कालीबंगा देख लिए घग्गर नदी के किनारे बच्चों, चन्होदड़ो को देख लो सिंध नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो को देखो सिंध नदी के किनारे है, आप लोहड़प्पा देख लो बच्चों रावी नदी के किनारे है, आप देख लिए आलमगीरपुर बच्चों हिंडन नदी के किनारे है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर जो उन्होंने बात कहा वो पूरी तरह से क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ बच्चों। गंगा और सहायक नदी सोन का पता लगाने की बात क्यों करता है? यहां पर कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के क्षेत्र में प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बहुत अच्छी बात कर रहा है बच्चों, बहुत मजा आ रहा है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार आप लोग कंफर्म करिए बच्चों की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार आप लोग कंफर्म करिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जगदीश सिंह, संकल्प जी, शिवम सिंह यादव जी, चंचल रिचारिया, पानी देना। क्या करते हो आप लोग बच्चों? सभी को क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सोनिका कुमारी, ये क्लास बच्चों 8 बजे से होती है। अब देखिए दूसरा वो फिर नदी के बारे में कह रहा है, दूसरी बार वो फिर नदी के बारे में कह रहा है गंगा और सहायक नदी सोन के बारे में जरा पता करिए। तो यहां वो बताना चाह रहा है कि इसके बारे में, मगध के बारे में। यहां पर वो ये बताना चाह रहा है कि मगध के उत्कर्ष में इन नदियों का क्या योगदान था, या ये मध्य गंगा घाटी जो थी बच्चों, ये गंगा और यमुना का जो दोयाब क्षेत्र था, इसने किस तरह से मगध को एक मजबूत साम्राज्य में निर्मित होने का अवसर दिया। तो यहां भी भूगोल ने कहीं न कहीं इतिहास को क्या किया, सपोर्ट किया। यहां भी बच्चों आपकी ज्योग्राफी ने आपके इतिहास को बेहतर बनाया। मगध एक साम्राज्य बन सका तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इस गंगा घाटी के मैदानी क्षेत्र का था, उपजाऊ क्षेत्र का था। ठीक है, कह रहा इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के देखिए कह रहा है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते थे, विस्थापित होते थे बच्चों। यानी यहां पर वो बताना चाह रहा है, कहना चाह रहा बच्चों कि भूगोल ने इतिहास के निर्माण में बाधक का काम नहीं किया है, कहीं न कहीं सपोर्ट किया है। कह रहा है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या किया, यात्रा किया। कभी कभी वो हिमालय के ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों की यात्रा भी किए जो जोखिम भरा था, फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर मिला। यहां पर बड़ी अच्छी बात कह रहा है बच्चों, यहां पर यह कह रहा है कि हम ये नहीं तो जैसे आप कहते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा ये आधुनिक देन है, ये 21वीं सदी के ये 19वीं सदी में पैदा हुई हिंदुस्तान में एक राष्ट्र की संकल्पना, एक भारत की संकल्पना हमारे विचारों में ये 19वीं सदी की देन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या हिंदुस्तान में भौगोलिक राष्ट्रवाद था, क्या हिंदुस्तान में बच्चों भौगोलिक राष्ट्रवाद था?
क्या हिंदुस्तान में भौगोलिक राष्ट्रवाद था? अगर आपसे ये क्वेश्चन बना दे, मेंस का क्वेश्चन बना दे, मेंस का क्वेश्चन बना दे बच्चों कि हिंदुस्तान में भौगोलिक राष्ट्रवाद की संकल्पना स्पष्ट करें, संकल्पना स्पष्ट करें, संकल्पना स्पष्ट करें। तो भौगोलिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि क्या प्राचीन काल में भी हिंदुस्तान भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था? ये लोग एक दूसरे से परिचित थे? बात समझेंगे? यहां पर राष्ट्रवादी भावना भारत के संदर्भ में नहीं है। यहां पर राष्ट्रवाद, भौगोलिक राष्ट्रवाद का मतलब है भौगोलिक एकीकरण। यहां राष्ट्रवाद शब्द ना अगर लगाएं, एकीकरण शब्द लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आप अगर देखें बच्चों, शंकराचार्य को देखिए, शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना किया हिंदुस्तान के चारों क्षेत्रों में, 4 दिशाओं में किया। आप नवपाषाण काल को देख लीजिए, नवपाषाण काल के लोग पूरे भारत में विस्तारित थे कि नहीं थे? आप यहां पर आपने पढ़ा और देखा और साफ साफ यहां पर लिखा गया है कि पहले मनुष्य क्या करता था, एक गांव से दूसरे गांव लोग यात्रा करते थे। एक गांव का गुरु जो है दूसरे गांव में जाता था, शिक्षा देता था। लोग व्यापार की दृष्टि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। लोग समुद्री यात्राओं के माध्यम से भी अलग अलग क्षेत्रों में जाया करते थे। कभी लोग ऊंची ऊंची पहाड़ियां क्रॉस कर जाते थे, कभी प्राकृतिक आपदाओं के आ जाने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाया करते थे। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि प्राचीन काल में भी मानव भौगोलिक एकीकरण से परिचित था। यानी उत्तर भारत का मानव जो है वो दक्षिण भारत के मद्रास के बारे में जानता था, पंजाब का व्यक्ति जो है बंगाल के बारे में परिचित था। बस अंतर सिर्फ इस बात का था कि वो अपने आप को पंजाबी मानते थे और वो अपने आप को बंगाली मानते थे। दुर्भाग्य ये बात का था कि हम उस समय भारत को नहीं समझते थे कि भारत क्या है, वो हमारी संकल्पना नहीं थी। यानी हम उस समय हिंदुस्तानी नहीं थे, हम उस समय क्या थे, बंगाली, पंजाबी और मद्रासी थे। हाँ, ये सच है कि हम भौगोलिक रूप से एक दूसरे से परिचित थे। बात समझ रहे हैं? हाँ, ये राष्ट्रवादी भावना ये 19वीं सदी की देन है। यहां पर वही बातें की जा रही हैं कि उस समय भी लोग एक दूसरे से क्या थे, परिचित थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, जाते थे। देखिए बच्चों, साथ साथ कहा गया है कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस यात्रा किया करते थे। तो यहां पर कई पॉइंट आपको बताए गए हैं। आज लोग यात्राएं करते हैं, भाई उस समय लोग यात्राएं करते थे, क्यों करते थे? देखिए बताया गया ना कि एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग रोचक स्थानों को खोजने के लिए उत्सुकता बस जाया करते थे। ठीक है, यात्राओं को, लोगों के विचारों को जानने का अवसर मिला। और भी चीजें देख लीजिए, व्यापारिक काफिले एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, मूल्यवान वस्तुओं को लाने के लिए व्यापार के उद्देश्य से जाते थे। ठीक, और कौन कौन से तरीके हैं? प्राकृतिक आपदा आने पर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। तो आज भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, लेकिन क्या कोई बदलाव दिख रहा है? यहां पर आपको वो बताना चाह रहा है कि भाई उस समय के लोगों के आवागमन और आज के लोगों के आवागमन में क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है, क्या कोई अंतर दिख रहा है? कह रहा एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। यह मानचित्र आपका है, इसको ध्यान से देख लीजिए। उत्तर और दक्षिण भारत को देख लीजिए। देख लीजिए उत्तर और दक्षिण भारत को। कह रहा है पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। एकदम सही बच्चों। भाई पर्वत, उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में किरथर पहाड़ियां या हिंदकुश पहाड़ियां या सुलेमान पहाड़ी। समुद्र की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। यही तो वो भौगोलिक, यही तो भारत की भौगोलिक पहचान है बच्चों। ठीक है, यानी भारत का भूगोल कैसा है? उत्तर में हिमालय, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ हिंदुस्तान है। कह रहा कि प्राकृतिक सीमा है यही हिंदुस्तान की। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। वास्तव में बच्चों आसान नहीं था। कोई समुद्र को पार करके आपके हिंदुस्तान आसानी से तो नहीं पहुंच सकता था ना। कोई हिमालय को पार करके क्या हिंदुस्तान में आसानी से आ सकता था? नहीं बच्चों। लेकिन फिर भी लोग आए, फिर भी लोग आए, चाहे वो यूरोपीय रहे, चाहे वो उत्तर पश्चिम से आने वाले विदेशी आक्रमणकारी रहे। लोगों ने कहीं न कहीं बच्चों इस ऐसी हिमाकत किया। देखिए कह रहा इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए
और यहीं बस गए लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कैसे कई सौ वर्षों के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहां तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। यानी यहां पर यह कहना चाह रहा है बच्चों कि हिंदुस्तान की जो भौगोलिक सीमा है वह भौगोलिक सीमा विदेशियों के आगमन को रोक नहीं पाई। चाहे वो यूनानी रहे, ईरानी रहे, या हिंदवन शासक रहे, या हूण शासक रहे, या तुर्क रहे, या मुगल रहे, वो हिंदुस्तान आए और हमने उनसे बहुत सारी चीजें सीखा या उन लोगों ने हमसे बहुत सारी चीजें सीखा। ठीक है, यानी सांस्कृतिक जो समामेलन हुआ बच्चों एक दूसरे का, वो कहीं न कहीं इस आवागमन की वजह से ही हुआ। ठीक है, कह रहा हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। यानी कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहां तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को क्या किए, अपनाए। आज भी बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जो आपकी परंपरा में नहीं थे, बहुत सारे ऐसे गीत और संगीत हैं, ठीक है, जो आपकी परंपरा में नहीं थे। आप गजल गाते हो, आप फारसी में या अन्य भाषा में गीतों संगीतों का उपयोग करते हो जो आपकी सांस्कृतिक परंपराओं में नहीं थे। आपने बहुत सारी विदेशी परंपराओं को भी कहीं न कहीं अपनाया बच्चों, चाहे वो आपका लिटरेचर हो, चाहे वो आपकी लिपि हो, चाहे वो आपकी भाषा हो। हर क्षेत्र में हम कहीं न कहीं आज एक वैश्विक संस्कृति को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान के इतिहास से ही हमको पता चल सकता है। यहां पर देखिए साफ साफ कहा ना कि पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। ठीक है, कह रहा हालांकि लोगों ने इन सीमाओं को पार करना, लोगों को इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन लोगों ने ऐसा किया। बच्चों लोगों ने ऐसा किया, यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप में भी ऐसा साहस और धैर्य हो तो वो आप भी कर सकते हो। आप भी अगर ऐसा जुनून आपके अंदर है कि मुझे नहीं आईएएस बनना है, तो आपके जुनून को कोई तोड़ नहीं सकता बच्चों, कोई तोड़ नहीं सकता। कहते हैं ना कि जब आप में उस तरह की साहस और क्षमता और धैर्य होता है तो कायनात की हर चीजें आपके उद्देश्य को सफल बनाने में क्या होती, जुड़ जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा और आपका कि ना तो आप पूरे तन मन धन से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और ना हम जो है समर्पित हो पाते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं कुछ कमियां आप में भी हैं, कुछ कमियां हम में भी हैं। ठीक है, हम में भी कमियां हैं, मैं ये महसूस करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं बच्चों, मैं परफेक्ट नहीं हूं। अब वो परफेक्ट अगर नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से हो। ठीक है, क्योंकि आपको अगर कभी गहराई से पढ़ाया जाए, कभी वो चीजें पढ़ाया जाए जो वास्तव में आपको आईएएस बना सकती है, तो शायद वो चीजें आपको पसंद ही नहीं आती। आपको जितनी हल्की चीजें बताई जाएंगी, जितनी अट्रैक्टिव चीजें, जितनी रंगीन चीजें आपको दिखाऊंगा, जितनी मजेदार चीजें आपको क्लास में बताऊंगा, वही चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं जो आपकी जिंदगी में किसी मायने की नहीं होती है, जो किसी काम की नहीं होती। बात समझ, मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा देखा बच्चों, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। मैंने ऐसा देखा है कि जहां पर आपको चीजें अट्रैक्टिव मिलती हैं वहां पर आपकी संख्या बहुत होती है, लेकिन जहां पर चीजें आपको डिटेल में चीजें मिलती हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, वहां पर आपकी संख्या बहुत कम होती है। या आप में धैर्य नहीं होता है कि आप वहां रुक सको, आप चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये तो सच है बच्चों के रिजल्ट तो 1000 का ही आना है ना, रिजल्ट तो 1000 का ही आना है। ठीक, तो लगे रहो ऐसे बैल की तरह, जैसे 12 घंटा पढ़ते हैं ना लोग, कहते हैं 14 घंटा पढ़ा जाता है, तो 14 घंटा पढ़ के रिजल्ट तो आना नहीं है, समझ रहे नहीं। तो रिजल्ट तो हार्ड वर्क से, आज के समय में खासतौर से आज के ड्यूरेशन में हार्ड वर्क से अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं रिजल्ट ले लूं तो बहुत कम परसेंटेज ऐसे, मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं हार्ड वर्क से रिजल्ट नहीं आता, लेकिन बहुत कम परसेंटेज उसका है। स्मार्ट वर्क करने वालों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, जो 6, 7, 8 घंटे पढ़ के रिजल्ट देते हैं यूपीएससी में। और आप भी दे सकते हो, लेकिन नहीं, आपके ऊपर कोई और जुनून सवार है। ठीक है, सवार रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए देश के नाम की चर्चा कर लेते हैं भाई, जिसका इतिहास आप पढ़ने जा रहे हैं, यानी भारत का। तो भारत के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, भारत के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, पीडीएफ अगर आपको लेना है, इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ मिल जाए करेगी। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए बच्चों तो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ ये मिलती रहेगी। ठीक है, आइए भारत के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर भारत के नामकरण की बात यहां पर की गई है। ठीक है, आइए देखिए, कहते हैं अपने देश के लिए प्रायः इंडिया शब्द का उपयोग किया जाता है। और ये इंडिया भारत को किसने कहा था बच्चों? यूनानियों ने कहा था। भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा था। ठीक, कह रहा कि भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ध्यान दीजिएगा,
इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, ठीक, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। भाई जैसे कहते हो ना आप इंडस वैली, यानी सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, तो इंडस से निकला है। और इंडस संस्कृत में इंडस को क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने एटलस में ईरान और यूनानी का पता लगाओ। अब देखिए ये क्यों कह रहा है? कह रहा अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। क्यों? ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इतिहास को अगर बेहतर तरीके से समझना है तो भूगोल को जानना जरूरी है, ठीक है। आपको ये पता है कि ईरान में बच्चों, ईरान में ससानी वंश था, सॉरी हाँ, ससानी वंश के अभिलेखों में सबसे पहली बार बच्चों हिंदुस्तान नाम आया है। और अरब के साहित्य में दो ऐसे लिटरेचर हैं जहां पर सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया गया है। वो है फारस यानी ईरान, और दूसरा अरब का लिटरेचर, ठीक है। अभी वो स्क्रिप्ट एग्जैक्टली मुझे रिमाइंड नहीं हो रही है किस स्क्रिप्ट में ऐसा हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अल्फाबेट में डिफरेंस है। जैसे हमारे यहाँ का स उनके यहाँ हा पढ़ा जाता है वर्ण में, ठीक है। तो यानी उन्होंने हमारे सिंध क्षेत्र को हिंद क्षेत्र कहा और उसी हिंद से उन्होंने हिंदुस्तान कहा। बात समझेंगे नहीं? बाकी इंडस शब्द का उपयोग जो है वो यूनानियों के द्वारा किया गया हिंदुस्तान के लिए। जैसे आपके चीनी है तो चीनी जो है क्या कहते हैं हिंदुस्तान के? येन तू कहते हैं। हिंदुस्तान को उन्होंने क्या कहा? येन तू कहा। भारतवर्ष शब्द हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले आपके हाथी गुम्फा अभिलेख में आता है। हरि जो आपका किसका अभिलेख है बच्चों? आपके चेदी वंश के राजा खारवेल का स्क्रिप्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें सबसे पहली बार भारत का नाम भारतवर्ष के रूप में आता है। लेकिन यहां पर बात थोड़ी सी दूसरी हो रही है। कह रहा संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान को देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, देखिए वही बात कर रहा है, जो ईरानी थे बच्चों उन्होंने सिंधु को हिंदोस, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि ईरानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदोस कहा। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ का स ईरान में क्या होता था? हा होता था। इसीलिए हमारे सिंधु को उन्होंने क्या कहा? हिंदोस कहा, अर्थात इंदोस। और इसी नदी के पूर्व, इसी नदी माने सिंधु नदी, इसी नदी के पूर्व यानी पश्चिम के क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा? हिंदोस। यानी जो सिंधु नदी है आपकी, माफ करिएगा ऐसे आ जाइए, कहां गया ये आपकी सिंधु नदी है। ये देखिए ये आपकी सिंधु नदी जा रही है। तो इस क्षेत्र को, ये वाला क्षेत्र, इसको उन्होंने क्या कहा? इसको उन्होंने क्या कहा बच्चों? इसको उन्होंने कहा हिंदोस। क्या कहा? हिंदोस। और इसके पूरब के क्षेत्र को ये क्षेत्र है, इसके लिए क्या है? देखिए करा, हाँ माफ करिएगा, कहां गया बच्चों? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ यहां पे कह रहा है ना कि इस नदी के पूरब में स्थित, पूरब में हमने दिखाया भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। अब अगर यूपीएससी इस तरह से डिफाइन करके पूछ ले तो कौन सा बच्चा आंसर देगा बताइए? लोग केवल सीधे सीधे चीजों को जानते हैं। इंडिया किसने कहा? यूनान ने कहा। इंडस किसने कहा? यूनान ने कहा। बात समझेंगे नहीं? कोई ये नहीं कहता कभी आपको वो भौगोलिक रूप से डिवाइड करके पूछ ले कि भाई ईरानियों ने हिंदोस या हिंदुस्तान, सॉरी हिंदोस किस क्षेत्र को कहा? सिंधु नदी के पश्चिम को, सिंधु नदी के पूरब को, भारत को या उत्तर भारत को। इस तरह से चार विकल्प बना देगा बच्चों, तो कैसे आंसर करोगे? ये ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो पूरब के क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा? इंडिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कहते हो ना कि भारत के नाम पर भारत का नाम पड़ा, लेकिन जब भारत की बात आती है तो भारत क्या था बच्चों? भारत एक जन था, जनपद था। क्या था? जनपद था बच्चों। जब उस भारत की बात आती है तो वो भारत पूरे भारत के लिए नहीं था, वो भारत स्पेशली जो है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इंडिकेट करता था। वो पूरे भारत को इंडिकेट नहीं करता था बच्चों, केवल उत्तर पश्चिम क्षेत्र को इंडिकेट करता था, वहां के एक समूह को। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी जब आपसे कहा जाता है कि भारत के नाम पर भारत पड़ा, यानी शांतनु के वंशज भरत,
तो वो भारत बच्चों मात्र भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की भौगोलिक संकल्पना थे। वो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले एक समूह को, एक जन को, एक जनपद को इंडिकेट करते थे। वो पूरे भारत को इंडिकेट नहीं करते थे, लेकिन नामों में समानता होने की वजह से आगे चलकर पूरे भारत का नाम जिस माने जो वर्तमान हमारा नाम है, उस नाम से इनके नाम को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ये देखिए, ये डिफरेंस बहुत छोटी छोटी बातें हैं बच्चों जो आपको बेहतर बनाएंगी। तो छोटे छोटे जो डिफरेंस है उनको जानना बहुत क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों अभी क्लास तो आपकी थोड़ी सी ऐसा करते हैं बच्चों, कल क्लास लंबी रखते हैं। ठीक है, कल क्लास लंबी रखते हैं क्योंकि अभी ये काफी लंबी क्लास है